नेक्स्ट स्टडी करिए मैंग्रोव वन। अब मैंग्रोव वन के जितने भी नाम बोलता जाऊं आप उसको ऑब्लिक करके सभी नाम लिखते चले जाएं, ठीक है। मैंग्रोव वन को ज्वारी वन भी बोला जाता है, ज्वारीय वन, क्योंकि ज्वार भाटा आता है ना समुद्र तटीय क्षेत्रों पे, ठीक है। ये नमकीन पानी में होते हैं, नमकीन समुद्र का पानी लवणीय होता है ना, लवणीय जल में इनकी तो इन्हें दलदली वन भी बोला जाता है। दलदली वन दलदलों में होते हैं, समुद्र का दलदल जो होता है तटीय क्षेत्रों में। डेल्टाई वन भी बोले जाते हैं क्योंकि नदियों के मुहाने में डेल्टाई क्षेत्रों में होते हैं, है ना। इसके बाद इन्हें सुंदरी वन बोले थे क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष प्रजाति पाई जाती है, सुंदरी वन भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको बेलांचली वन भी बोला जाता है, स्थानीय भाषा में बेलांचलीय वन, बेलांचली वन, ठीक है। अनूप वन भी कहा जाता है, ठीक है। दलदली वन को ही अनूप वन भी कहा जाता है, अनूप वन, अनूप, ठीक। और इनको गुजरात में इनका स्थानीय नाम है टंबर वन, टंबर वन, ठीक है। तो ये इस नाम से कभी भी आ जाए तो घबराना नहीं है, ठीक है। अब यदि हम लोग बात करें मैंग्रोव वन की, तो मैंग्रोव वनस्पतियां आपने देखी होंगी कुछ इस तरीके से, शायद आप कभी गए ना हो उन क्षेत्रों में, लेकिन वनस्पति कुछ इस तरीके से होती है। जड़ें इसकी जो है जब समुद्र में जा करके जल में जल के बाहर निकल आती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये वनस्पतियां होती हैं और यही जो है इसकी टुप्पियां निकल आती है काफी। यहाँ पे चलना बड़ा दुर्लभ हो जाता है, ठीक है। एक ही वृक्ष की जो है बहुत सारी जड़ें जो होती हैं वो बाहर भी जल के बाहर आ जाती है। तो मैंग्रोव वनस्पति जो होती है ये इसके बहुत सारे गुण हैं, ठीक है। खासकर जब चक्रवाती स्थिति होती है या ज्वार भाटा वाली स्थिति आती है तो तटों की रक्षा करने के लिए इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो इनको लिखिए, इनके बारे में। इन वनों के वृक्षों की प्रकृति, अभी भारत में कहां कहां पाए जाते हैं मैप के माध्यम से समझेंगे। इन वनों के वृक्षों की प्रगति हेलोमार्फिन, हेलोमार्फिन होती है, अर्थात ये नमकीन जल में, अर्थात ये नमकीन जल में आसानी से पनपते हैं। हेलोमार्फिन का मतलब यही है, ये नमकीन जल में आसानी से पनपते हैं। ये कठोर लकड़ी वाले वन हैं, इनकी लकड़ियां बहुत मजबूत होती हैं, ठीक है। ये कठोर लकड़ी वाले वन हैं। अब इनकी जो लकड़ियां होती हैं, आपको शायद ये चीज के बारे में अंदाजा भी ना हो, इनकी लकड़ियों का इसके माध्यम से हम रेलवे के स्लीपर्स देखे हैं, अब तो सीमेंट के स्लीपर्स बनने लगे। पहले जो स्लीपर्स बनते थे मैंग्रोव लकड़ियों से भी बनाए जाते थे, या फिर जहाज निर्माण कार्य में भी इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद ये किस तरीके की जड़ें होती हैं, इनकी झबरेदार जड़, ये झबरेदार जड़ है ना, तो ये झबरेदार जड़ होती है, आधे पानी में और आधी हवा में। जड़ जो है आधी पानी में है और आधी हवा में, तो झबरेदार जड़ होती है इनकी, ठीक है। अब ये झबरेदार जड़ क्यों होती है? झबरेदार जड़ होने का एक कारण ये है कि ये श्वसन में सहायक होती है, ठीक है। अब कैसे लिखिए, मैंग्रोव वनों की झबरेदार जड़ें, मैंग्रोव वनों की झबरेदार जड़ें न केवल श्वसन में सहायक हैं, न केवल श्वसन में सहायक है, वरन यह परिवेश के साथ, यह परिवेश के साथ उनका अनुकूलन भी है, उनका अनुकूलन भी है। श्वसन में सहायक है, वरन यह परिवेश के साथ उनका अनुकूलन भी है। अपने आधार क्षेत्र को, अपने आधार क्षेत्र को आप देख रहे हैं, ये पूरा आधार क्षेत्र है। एक वृक्ष का जड़ें किस तरीके से फैली हुई हैं, आधार क्षेत्र को इन्होंने क्या किया, बढ़ा लिया, बेस को
बढ़ा लिया इन्होंने। अब जब कभी समुद्री तूफान झंझावात आएंगे तो ये क्या रहेंगे, मजबूती से खड़े रह पाएंगे, है ना। तो अपने आधार क्षेत्र को बढ़ाकर ये अपने दबाव को कम कर लेते हैं, ये अपने दबाव को कम कर लेते हैं, जिससे दलदलीय भूमि में इनका संतुलन बना रहता है। ये भूमि कैसी है, डेल्टाई क्षेत्र की है, समुद्री क्षेत्र की है, आधा तो जड़ों का पूरा हिस्सा जल में भरा रहता है, तो ये दलदली भूमि है। और दलदली भूमि में मजबूती से खड़े रहें, इसलिए इन्होंने क्या किया, अपनी जड़ों को बढ़ा लिया, झब्बेदार जड़ें बना ली, और जिससे दलदली भूमि में इनका संतुलन बना रहे। महत्व, अब थोड़ा सा लोकेशंस देखते हैं, ठीक है। लोकेशंस कैसे, कहां कहां पर ये पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा पूरे विश्व में फेमस है नाम, यहाँ पर सुंदरी वन, ये पूरा क्षेत्र है। यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, और इस लोकेशन में सुंदरबन का डेल्टा है पूरा, ठीक है। गंगा नदी इधर से और यहां से ब्रह्मपुत्रा, दोनों के द्वारा यहाँ पे डेल्टा निर्माण कार्य किया जाता है। एक संयुक्त धारा में पद्मा कहलाती है, वो यहाँ पर अपना डेल्टा बनाती है, और उसी डेल्टाई क्षेत्र पर इनकी उपस्थिति होती है, ठीक। पहली चीज तो सुंदरबन का मैंग्रोव वन। दूसरा, यहाँ पे एक नदी है महानदी, उड़ीसा में, तो महानदी का भी यहाँ पर मैंग्रोव वन का क्षेत्र है। यहाँ पे महानदी, यहाँ पे सुंदरबन, ठीक है। ये गुजरात वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी ज्वारीय वन है। तो गुजरात वाले इस क्षेत्र में, इन सब पूरे रीजन्स में मैंग्रोव वन पाई जाती है। मैंग्रोव का तटीय क्षेत्र मैंग्रोव वनस्पति से भरा पड़ा है, ठीक है। तो गुजरात वाला ये क्षेत्र, इसे गुजरात मैंग्रोव बोलते हैं। यदि यहाँ पर एक क्षेत्र है महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों के सीमा में, यहाँ पे रत्नागिरी है, रत्नागिरी मैंग्रोव, ठीक है। यहाँ पर भी मैंग्रोव पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कावेरी का डेल्टा है, कावेरी के डेल्टा में भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा में भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ये पूरा काफी बड़ा डेल्टा है कृष्णा और गोदावरी का, ये भी मैंग्रोव वनों से, ठीक है। तो भारत में मुख्य रूप से गुजरात, इस तट पे देखें महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीमा क्षेत्र, तमिलनाडु में कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, महानदी और गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। अब सुंदरबन तो बहुत ज्यादा हिस्सा तो बांग्लादेश में चला जाता है ना। वैसे तो सबसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है, और सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन भी यहाँ पर पाए जाने चाहिए। तो मैक्सिमम तो बांग्लादेश में चला जाता है, भारत का में थोड़ा सा हिस्सा ही बचता है, ठीक है। तो ये आप पहले डायग्राम बना लें, ठीक है। इन सब का नाम है, जैसे कि इसका नाम है सुंदरबन मैंग्रोव, इसका नाम है गुजरात मैंग्रोव, इसका नाम है रत्नागिरी मैंग्रोव। सबका नाम लिखते जाएं, रत्नागिरी मैंग्रोव, रत्नागिरी मैंग्रोव। इसके बाद इसका नाम है पॉइंट कैलिबर, पॉइंट कैलिबर मैंग्रोव, ठीक है। और ऊपर जो है आपका कृष्णा कावेरी क्षेत्र का मैंग्रोव, ये कृष्णा गोदावरी क्षेत्र का मैंग्रोव, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र का मैंग्रोव, और ये महानदी मैंग्रोव है, ठीक है। तो ये है मैंग्रोव की लोकेशन भारत में। अब इसके बारे में आगे लिखें, मैंग्रोव का महत्व, इनका महत्व क्या है, लिखिए। कहां पर, ये गुजरात मैंग्रोव, लिखिए मैंग्रोव का महत्व। क्या क्या महत्व हो सकता है, आपको क्या लगता है? सबसे पहले बात, तटों की रक्षा के लिए, ठीक है। यदि कोई चक्रवात आता है या ज्वारीय परिस्थितियां होती हैं, तो तटों की उस ज्वारीय और तूफानी चक्रवात झंझावातों से रक्षा करते हैं मैंग्रोव वन।
आप देखते हैं इस तट पे, ये पूरा बंगाल की खाड़ी जोन में नवंबर के महीने में हमेशा चक्रवात आते हैं, है ना। कभी हुदहुद चक्रवात, है ना, कभी फेलिन चक्रवात, ठीक है, इरदा चक्रवात, ऐसे बहुत सारे चक्रवात आते रहते हैं समय समय पर। तो ये मैंग्रोव वन उन तटों की रक्षा करते हैं, ठीक है, मजबूती के साथ यहाँ पर खड़े रहते हैं और जो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी ज्यादा हवा आती है उसको यहाँ पर रोक के खड़े रहते हैं। तो क्या होता है, इस क्षेत्र के बर्बादी को भी रोकते हैं। मैंग्रोव वनों को ज्यादा मात्रा में यहाँ पर लगाया जाए, उनका विकास किया जाए, तो कहीं ना कहीं पे इन समुद्री तूफानों से बचा जा सकता है। तो लिखिए, हाँ, इनका महत्व लिखिए। इन वनों का पारिस्थितिक महत्व बहुत अधिक है। इन वनों का पारिस्थितिक महत्व बहुत अधिक है। पारिस्थितिक महत्व बहुत अधिक है क्योंकि ये जैव विविधता के धनी क्षेत्र है। महत्व बहुत अधिक है क्योंकि ये जैव विविधता के धनी क्षेत्र है। जैव विविधता के धनी क्षेत्र हैं। कई मछलियों का प्रजनन क्षेत्र भी है, ठीक है। मछलियां इन मैंग्रोव क्षेत्रों में प्रजनन कार्य भी करती हैं, ठीक है, क्योंकि उनको दो चीजें मिलती है, एक तो सुरक्षा मिलती है और दूसरा आहार भोजन भी मिलता है। कई मछलियों का प्रजनन क्षेत्र भी है, ठीक। नेक्स्ट, समुद्री लहरों के विरुद्ध तटों को सुरक्षित बनाते हैं। समुद्री लहरों के विरुद्ध तटों को सुरक्षित बनाते हैं। समुद्री लहरों के विरुद्ध तटों को सुरक्षित बनाते हैं। नेक्स्ट, समुद्री चक्रवातों के विरुद्ध सुरक्षा कवच है। समुद्री चक्रवातों के विरुद्ध सुरक्षा कवच है। नेक्स्ट, इकोपर्टेयन में विशेष भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, कुछ चीजें हैं, आप इन्वायरमेंट में ये चीज देखते हैं जिसे हम कभी बोलते हैं संरक्षण करना चाहिए। संरक्षण से क्या तात्पर्य है? संरक्षण का मतलब होता है किसी चीज को बचाना। कोई चीज नष्ट हो रही है, विलुप्त हो जा रही है, तो हम उसको क्या करें, उसे बचाएं, संरक्षण कहलाता है। एक होता है संवर्धन, कहते हैं संवर्धन करना चाहिए। संवर्धन से तात्पर्य है उनको और लगाया जाए, और वृक्षों की संरक्षण का मतलब है कि जो वृक्ष लगे हुए हैं उन्हें संरक्षित किया जाए, उन्हें बचाया जाए। संवर्धन से तात्पर्य है कि और लगाएं, और वृक्षों को लगाएं। और पुनर्स्थापन से मतलब क्या है? पुनर्स्थापन से यदि कोई क्षेत्र ऐसा है जो उजड़ गया हो पूरी तरीके से, तो उसको फिर से स्थापित करना पुनर्स्थापन कहलाता है। तो मैंग्रोव वनस्पतियों में भी यही चीजें हो रही है। धीरे धीरे मैंग्रोव वनस्पतियों की संख्या कम होती जा रही है, ठीक है। तो हमें इनको क्या करना है, संरक्षित भी करना है, इनका संवर्धन भी करना है, और इनका पुनर्स्थापन भी करना है। तीनों चीजों को करना है। तो लिखिए, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को घर में प्रैक्टिस करना है। मैंग्रोव वनस्पति से क्या समझते हैं? मैंग्रोव वनस्पति से क्या समझते हैं? इसके पर्यावरणीय महत्व डालें, इसके पर्यावरणीय महत्व डालें। देखिए, बहुत सारी हमारी नदियां हैं, भारत की नदियां ऐसी हैं जिन नदियों पर कुछ खरपतवार समझते हैं, अनचाही वनस्पति ऐसी, जैसे कि खेतों में क्या होता है, आप गेहूं डालते हैं, है ना, और गेहूं के साथ साथ कुछ झाड़ झंखाड़, क्या आप चाहते हैं उनको? नहीं चाहते, लेकिन वो खरपतवार है, अनचाही उपज खरपतवार के रूप में। तो ऐसे ही नदियों में भी होता है। आप देखते होंगे बड़े बड़े तालाब एक पूरी वनस्पति से घिरे होते हैं ऊपर से, उसको कहते हैं जलकुंभी, है ना। तो भारत में कुछ नदियां हैं जो जलकुंभी के प्रकोप में, जब जलकुंभी का प्रकोप बढ़ता है तो पूरे नदी को समाप्त कर देता है। तो जैसे कि ये एक तरीके से नदियों में खरपतवार होता है, तालाबों में खरपतवार होता है, तो जलकुंभी कहा जाता है। जैसे दामोदर नदी,
दामोदर नदी को जलकुंभी ने चपेट में ले लिया, ठीक है, बढ़ती चली जा रही है जलकुंभी। तो हमें जो संरक्षण करना है, संवर्धन करना है या पुनर्स्थापन करना है, तो जब कभी ऐसे पक्ष आएंगे प्रश्नों में बताए जाएंगे तो आपको उनको लिखना है। यहाँ पे एक छोटा सा एक साइड नोट लिख के करें, बताएं कि वनस्पति और वन में क्या अंतर होता है। वनस्पति क्या है और वन क्या है, तो लिखिए वनस्पति और वन में क्या अंतर है। वनस्पति और वन में क्या अंतर है। सबसे पहली चीज लिखिए, किसी क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से वहां की भौगोलिक दशा के अनुरूप, किसी क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से वहां की भौगोलिक दशा के अनुरूप पनपने वाले पादप समूह वनस्पति कहलाते हैं। अनुरूप पनपने वाले पादप समूह वनस्पति कहलाते हैं। जैसे कि बात ये समझ पा रहे हैं, यहाँ पे भौगोलिक दशा ऐसी है कि यहाँ पे मैग्रोव वनस्पति ही होनी चाहिए। तो वनस्पति उसे कहते हैं जो किसी भौगोलिक दशा के अनुरूप हो, वहां का टेम्परेचर, वहां का तापमान, वहां का वर्षा, वो सब जब अनुरूप होते हैं उसी प्रकार की वनस्पति उपजे, उसे क्या कहेंगे हम, वनस्पति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में जिन वनस्पतियों का आर्थिक दोहन किया जाता है उन्हें वन कहा जाता है। जिन वनस्पतियों का वाणिज्यिक दोहन या आर्थिक दोहन होता है उन्हें वन कहते हैं, वन कहते हैं। ठीक, वन इस प्रकार की वनस्पति, वन इस प्रकार से वनस्पति के उप समुच्चय माने जा सकते हैं, उप समुच्चय माने जा सकते हैं। अच्छा, मैग्रोव वनस्पतियां कैसे होती होंगी? जो मैग्रोव क्षेत्र हैं यहां पर वनस्पतियां कौन कौन सी होती है? तो नेक्स्ट लाइन पे लिखिए मैग्रोव और आगे लिखिए वृक्ष प्रजातियां। मैग्रोव क्षेत्रों की वृक्ष प्रजातियां, मैग्रोव क्षेत्रों की वृक्ष प्रजातियां। सबसे पहले मैंने बताया एक सुंदरी नामक वृक्ष होता है, तो लिखिए सुंदरी, नंबर 1 सुंदरी। नंबर 2 केवड़ा, केवड़ा ये भी एक वृक्ष है वहां पे, ठीक है, सुंदरी, केवड़ा, बिंदी, बिंदी, कैजुरिया, कैजुरिया, कैजुरिया का वृक्ष, ठीक है, कैजुरिया, नारियल, नारियल और बोराने, बोराने ये भी एक वृक्ष प्रजाति है, बोरने, ठीक है। तो ये जो है पूरा मैग्रोव क्षेत्रों की उपजने वाली वृक्ष प्रजातियां हैं। सबसे पहले सुंदरी, फिर केवड़ा, बिंदी, कजुरिया, नारियल और बोरने, ठीक है। अब सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक मैग्रोव वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये क्रम पूछता है, एग्जाम में हमेशा आया है ये प्रश्न। तो लिखिए सर्वाधिक मैग्रोव वनों का क्षेत्र, सर्वाधिक मैग्रोव वनों का क्षेत्र, तो सबसे ज्यादा है पश्चिम बंगाल में। मैग्रोव वन भारत में सर्वाधिक है, नंबर 1 पश्चिम बंगाल। तो नंबर 1 क्या है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये प्रश्न आता है कि भारत में सर्वाधिक मैग्रोव वन क्षेत्र कहां पर पाए जाते हैं, तो आंसर है पश्चिम बंगाल। नंबर 2 गुजरात, गुजरात तट, गुजरात मैग्रोव। नंबर 3 आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो ये रहा आपका पूरा मैग्रोव वन से संबंधित विवरण, ठीक है। मैग्रोव वन किन्हें कहते हैं? जो दलदली क्षेत्रों में, समुद्री क्षेत्रों में, नमकीन जल में, ठीक है, नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं मैग्रोव वन, ठीक। अब कोई प्रश्न तो पूछें।